प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रक्त समूह के बारे में। प्रतिरक्षा के बारे में हम पढ़ चुके हैं, इम्यूनिटी के बारे में। तो रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में की। रुधिर वर्गों का निर्धारण रुधिर में पाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ, एंटीजन तथा एंटीबॉडी द्वारा किया जाता है। आरबीसी की सतह पर, लाल रुधिर कणिका की सतह पर मुख्य रूप से दो प्रकार के एंटीजन, दो प्रकार के प्रतिजन ए तथा बी पाए जाते हैं। एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर को 4 वर्गों में बांटा गया है, ए बी और ओ। तो इस वर्गीकरण को ABO समूहीकरण कहा जाता है। रक्त समूह ए, तो एंटीजन ए के आधार पर रक्त समूह कौन सा है? ए। या ब्लड ग्रुप यदि ए है तो उसमें एंटीजन कौन सी होती है? ए। एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी होती है बी। ग्राही का रक्त समूह, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका रक्त कौन ले सकता है या उसका रक्त किसको दिया जा सकता है? तो ग्राही का रक्त समूह क्या होगा? ए और AB। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको दिया जा सकता है और जिसका ब्लड ग्रुप AB है उसको दिया जा सकता है। दाता का रक्त समूह, जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको कौन ब्लड दे सकता है? एक तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो दे सकता है और दूसरा ओ दे सकता है। दूसरा है ब्लड ग्रुप बी, तो ये एंटीजन बी के आधार पर ब्लड ग्रुप बी होता है। इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाती है, ए में तो बी होती है एंटीबॉडी, बी में ए होती है। ग्राही का रक्त समूह कौन ले सकता है इसका ब्लड? बी और AB वाले, और इसको कौन दे सकते हैं? बी और ओ वाले। तीसरा रक्त समूह है AB, इसमें दोनों एंटीजन होती हैं ए और बी, एंटीबॉडी नहीं होती। इसका रक्त कौन ले सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप AB होगा वही ले सकता है, बाकी किसी को नहीं दिया जा सकता। और इसको कौन दे सकता है? AB ABO, चारों रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति, यानी सभी प्रकार के रक्त समूह वाले व्यक्ति AB रक्त समूह वाले व्यक्ति को रक्त दान कर सकते हैं। O या 0 रक्त समूह, तो इसमें एंटीजन नहीं होती इसलिए इसको 0 या O कहते हैं। एंटीबॉडी दोनों होती हैं A और B, तो इसका रक्त किसको दिया जा सकता है? सभी को दिया जा सकता है, AB ABO। और इसको किसका रक्त चढ़ाया जा सकता है? केवल ब्लड ग्रुप जिसका O होगा उसी का रक्त इसको दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या नोट कर रहे हैं कि O सभी को अपना ब्लड दे सकता है, तो O क्या है? सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। और AB क्या है? सभी का रक्त ले सकता है, तो ये क्या? सार्वत्रिक ग्राही है। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आ सकता है। इसको हम एक डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। रुधिर आधान का रेखा चित्र। आधान का मतलब चढ़ाना, रोगी व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर चढ़ाना। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप A है तो A अपना ब्लड A वाले व्यक्ति को दे सकता है और A वाले से ले सकता है। दूसरा, A रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना ब्लड किसको दे सकता है? एक तो A को दे रहा है और AB को दे रहा है। ऐसे B ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति अपना ब्लड B को दे सकता है, B से ले सकता है और AB को दे सकता है। तो B AB को देगा और B को भी ले दे सकता है। AB रक्त समूह अपना ब्लड केवल
ए बी को दे सकता है। ए बी केवल ए बी को अपना रक्त दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। ओ रक्त समूह, ओ रक्त समूह वाला व्यक्ति अपना रक्त ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है, और ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इसलिए ये क्या है, सार्वत्रिक दाता है। और ए बी सभी का रक्त ले सकता है, इसलिए यह है सार्वत्रिक या सर्वग्राही। ये सर्वदाता या सार्वत्रिक दाता, ये सर्वग्राही या सार्वत्रिक ग्राही। तो इसको ध्यान में रखेंगे तो भी बहुत हेल्प मिलती है, याद करने में बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने के पूरे चांस होते हैं, सरल भी है। रुधिर वर्ग ए बी सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है क्योंकि इसको सभी वर्गों का रुधिर दिया जा सकता है, तथा रुधिर वर्ग ओ सार्वत्रिक दाता कहलाता है क्योंकि इसका रुधिर सभी वर्गों को दिया जा सकता है। उसके बाद है RH कारक। मकाका रिसस बंदर की आरबीसी में एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है जिसे RH कारक कहते हैं। RH रिसस से लिया गया है। तो एक बंदर की किस्म है मकाका रिसस, इसकी आरबीसी में लाल रुधिर कणिका में एक विशेष प्रकार की एंटीजन पाई जाती है जिसे कहा जाता है RH कारक। RH कारक की खोज लैंडस्टीनर तथा विनर ने की। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि RH कारक की खोज किसने की। जिन व्यक्तियों के रुधिर में RH कारक पाया जाता है वे RH पॉजिटिव कहलाते हैं, तथा जिनमें यह कारक नहीं होता RH नेगेटिव कहलाते हैं। विश्व में 85% व्यक्ति RH पॉजिटिव और 15% व्यक्ति RH नेगेटिव होते हैं। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो जिसमें RH पॉजिटिव है वो कहलाएगा ए पॉजिटिव, और यदि ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसमें RH कारक नहीं है तो कहलाएगा ए नेगेटिव। ऐसे ही ब्लड ग्रुप बी है और उसमें RH कारक है तो कहलाएगा बी पॉजिटिव, और RH कारक नहीं है तो बी नेगेटिव कहलाएगा। ऐसे ही ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो मानव में 5 प्रकार के RH कारक पाए जाते हैं। RH-D, RH-E, RH स्मॉल e, यहाँ दोनों कैपिटल लेटर हैं D और E, फिर RH स्मॉल लेटर E, RH-C और RH-C स्मॉल में, ये कैपिटल में है। इनमें से RH-D सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वाधिक प्रतिरक्षाजनी है। तो RH-C-D-E 3 तो कैपिटल हैं और C और E 2 क्या हैं, स्मॉल में हैं। तो टोटल 5 प्रकार के RH कारक हैं जिनमें से RH-D सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रक्तदान के समय रक्त समूह के साथ साथ RH कारक का भी मिलान किया जाना आवश्यक है। रुधिर वर्ग समान होने पर भी यदि RH कारक डिफरेंट हो तो व्यक्तियों के मध्य रुधिर आदान करने पर भी रक्त समूहन के कारण रोगी की मृत्यु हो सकती है। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो अपना ब्लड ग्रुप ए को दे सकता है, लेकिन RH कारक की भी जांच होनी जरूरी है कि दोनों सेम होने चाहिए। एक RH पॉजिटिव एक RH नेगेटिव है तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। यदि RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त RH नेगेटिव व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित किया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो ग्राही में RH कारक के विरुद्ध IgG प्रतिरक्षी एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड किसको दे दिया, RH नेगेटिव व्यक्ति में चढ़ा दिया, तो जिसको रक्त दिया गया है RH नेगेटिव व्यक्ति को, तो उसमें RH कारक
एंटीजन की तरह काम करेगा और एंटीजन ही होती है एक प्रकार की। तो इसके विरुद्ध ग्राही के शरीर में आईजीजी एंटीबॉडी बनती है। ये एंटीबॉडी आरएच धारी आरबीसी कोशिकाओं को रुधिर समूहन एग्लूटिनेशन विधि द्वारा नष्ट कर देती है। रुधिर कोशिकाएं लसलसी चिपचिपी हो जाती हैं और समूह बना लेती हैं, जिसे रुधिर समूहन कहते हैं। तो एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी आरबीसी कोशिकाओं को रुधिर समूहन द्वारा नष्ट करती है। इस कारण रक्त में बिलीरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की बड़ी मात्रा जमा हो जाती है। बिलीरुबिन की अधिकता यकृत, लीवर तथा प्लीहा स्प्लीन को हानि पहुंचाकर वृक्क को फेल कर देती, विफल कर व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। तो बिलीरुबिन की अधिकता से यकृत और प्लीहा को हानि पहुंचती है। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि आरएच प्रतिरक्षी पहले से ही शरीर में बनी हुई नहीं होती, वरन इनका निर्माण आरएच नेगेटिव रुधिर के पहली बार आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने से होता है। उसके बाद है रक्ताधान या रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। स्वस्थ व्यक्ति का रुधिर रोगी व्यक्ति में स्थानांतरित करना रुधिराधान या रक्ताधान कहलाता है। यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लेटलेट, प्लाज्मा आदि को स्थानांतरित किया जाता है। तो रक्ताधान में ब्लड भी चढ़ाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति का रोगी व्यक्ति में, या फिर आवश्यकता के अनुसार प्लेटलेट भी ले लिए जाते हैं या प्लाज्मा भी लेकर रोगी व्यक्ति को चढ़ा दिए जाते हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले रुधिर आधान रक्ताधान कब हुआ? 15 जून 1667 को फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस द्वारा संपादित किया गया। उन्होंने 15 वर्षीय एक बालक में भेड़ के रक्त से रक्ताधान करवाया था, भेड़ का खून चढ़ाया था। हालांकि इसके 10 वर्ष पश्चात पशुओं से मानव में रक्ताधान निषेध कर दिया गया। रक्ताधान की आवश्यकता। रक्तादान की आवश्यकता किन कंडीशन में होती है? चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने पर, चोट लग जाने पर, बहुत सारा रक्त बह जाने पर। दूसरा, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर, शरीर में खून की कमी आ जाए। तीसरा, शल्य चिकित्सा के दौरान, ऑपरेशन के टाइम। रक्त में बिंबाणु अल्पता की स्थिति में, प्लेटलेट की कमी होने पर। और चौथा, हीमोफीलिया के रोगियों को। और छठा है दात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों को, सिकिल सेल एनीमिया के रोगियों को। सिकिल सेल एनीमिया में जो आरबीसी होती हैं वो बटन की साइज, बटन के जैसी न रहकर, वैसे तो बटन जैसी होती हैं, दोनों साइड से पिचकी हुई, अवतल, कॉनकेव, तो बटन जैसे गोल न रहकर हंसियाकार हो जाती है, जैसे चंद्रमा होता है ना, दूध का चंद्रमा, उस टाइप की हो जाती हैं। तो इस प्रकार का रोग कहलाता है सिकिल सेल एनीमिया। उसके बाद नेक्स्ट है रक्ताधान की प्रक्रिया। रक्ताधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। नंबर फर्स्ट है रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात, नंबर 2 क्या है, स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी कैनुला के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जर्मीकृत स्टेरलाइज्ड थक्का रोधी युक्त थैलियों में दाता से
रक्त का संग्रहण किया जाता है, जीवाणु रहित करके, कीटाणु रहित करके, थक्का नहीं बने, ऐसी थैलियों में दाता का रक्त इकट्ठा किया जाता है। संग्रहित रक्त का प्रशीतित भंडारण किया जाता है, कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। इससे रक्त में जीवाणु वृद्धि को रोका जाता है तथा कोशिकीय उपापचय को धीमा किया जाता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म को धीमा किया जाता है। संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें, जैसे रक्त समूह, चौथा क्या है, जो रक्त संग्रह किया गया है उसकी कई प्रकार की जांच की जाती है, जैसे रक्त समूह की जांच की जाती है, RH कारक की जांच की जाती है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV आदि की जांच की जाती है। नंबर 5 है रक्त आधान या रक्तदान के पश्चात दाता को कुछ समय तक चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी प्रतिक्रिया का उपचार किया जा सके। साधारणतः रक्तदान के पश्चात शरीर में कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं होती है। मनुष्यों में रक्तदान के पश्चात प्लाज्मा की 2-3 दिवस में पुनः पूर्ति हो जाती है तथा औसतन 36 दिवस पश्चात रक्त कोशिकाएं परिसंचरण प्रणाली में प्रतिस्थापित हो जाती हैं। तो रक्तदान की प्रक्रिया में नंबर फर्स्ट स्टेप क्या है, रक्त का संग्रहण, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, स्वस्थ व्यक्ति से ब्लड लिया जाता है। सेकंड है आधान, ट्रांसफ्यूजन। आधान से पूर्व यानी चढ़ाने से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है, ABORH आदि का मिलान किया जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात ही आधान संपादित किया जाता है। ब्लड ग्रुप मैच होने पर ही ब्लड चढ़ाया जाता है। संग्रहित रक्त को आधान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। जो ब्लड स्टोरेज में है उसको केवल वहाँ से 30 मिनट, आधे घंटे पहले ही निकाला जाता है चढ़ाने के लिए। और तीसरा है रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है जो कैनुला के माध्यम से संपादित की जाती है। नंबर 4 है रोगी में आधान संबंधित प्रतिक्रियाओं, जैसे रोगी को ज्वर तो नहीं हो गया है, ठंड तो नहीं लग रही है, दर्द, साइनोसिस, हृदय की गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं। नेक्स्ट है रक्त के स्रोत के आधार पर रक्ताधान 2 प्रकार का होता है। नंबर फर्स्ट है समजात आधान, एलोजेनिक ट्रांसफ्यूजन। तो ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है वह कहलाएगा समजात आधान। और समजीवी आधान, ऑटोजेनिक ट्रांसफ्यूजन, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है वो कहलाएगा समजीवी आधान। नेक्स्ट है दान किए हुए रक्त को प्रसंस्करण द्वारा पृथक पृथक भी किया जा सकता है। प्रसंस्करण के पश्चात रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लाज्मा, बिंबाणु में विभक्त करके अलग अलग चीज़ें निकाल लेते हैं ब्लड में से, उसका फिर कोल्ड स्टोरेज किया जाता है। मानव के अलावा पशुओं में भी रक्तदान किया जाता है। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, किसी व्यक्ति को रक्त चढ़ाते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। एक तो दाता व रोगी के रक्त में ABO प्रतिजन का मिलान किया जाना आवश्यक है। दाता के रक्त में रोगकारक या हानिकारक तत्वों के ना होने की जांच करना जरूरी है। तीसरा, दोनों के रक्त में RH कारक, खासकर या विशेष रूप से RHD का मिलान जरूरी है। फोर्थ है, संग्रहित रक्त का वांछित प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात प्रशीतित भंडारण करना। किसी भी स्थिति में संग्रहित रक्त को
संदूषण से बचाना, दूषित होने से बचाना जरूरी है। नंबर 6 है संग्रहण तथा आधान आवश्यक रूप से चिकित्सक की उपस्थिति में ही होना चाहिए। आधान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण निम्न रोग या संक्रमण हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकते हैं या रोग हो सकते हैं। HIV फर्स्ट, HIV 2 का संक्रमण। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। सेकंड है HTLV फर्स्ट तथा HTLV सेकंड का संक्रमण। HTLV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस। थर्ड हेपेटाइटिस B व हेपेटाइटिस C, और फोर्थ है क्रुजफेल्ड जैकब रोग आदि। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे रक्त समूहन क्या होता है, पहले बता भी चुके हैं। ब्लड एग्लूटिनेशन, यह एंटीजन एंटीबॉडी परस्पर क्रिया का परिणाम है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का रिजल्ट है। एंटीजन A एंटीबॉडी B तथा एंटीजन B एंटीबॉडी A की उपस्थिति में सामान्य रहते हैं। एंटीजन A तो एंटीबॉडी B की उपस्थिति में और एंटीजन B एंटीबॉडी A की उपस्थिति में तो सामान्य रहते हैं, लेकिन एंटीजन A एंटीबॉडी A की उपस्थिति में तथा एंटीजन B एंटीबॉडी B की उपस्थिति में लसलसे एवं चिपचिपे हो जाते हैं, सामान्य नहीं रह पाते। तो जब ये लसलसे चिपचिपे हो जाएंगे तो क्या होगा? इसके कारण रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक कर समूह बना लेती हैं। इसे रक्त समूहन या रुधिर अभिश्लेषण कहते हैं। यह गलत रुधिर वर्ग का रुधिर शरीर में चढ़ाने पर होती है। इससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यह है रक्त समूहन या ब्लड एग्लूटिनेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है, समझाइए तथा इसके समाधान के उपाय भी लिखिए। तो एंटीजन A तथा B के लिए एंटीबॉडी A तथा B सीरम में पहले से ही पाए जाते हैं, लेकिन एंटीजन RH के लिए एंटीबॉडी पहले से ही बने नहीं होते। RH कारक जो एंटीजन के रूप में काम करता है उसके लिए एंटीबॉडी पहले से शरीर में बने नहीं होते। ग्राही में RH एंटीबॉडी पहली बार तब बनते हैं जब पहली बार उसके शरीर में विपरीत RH कारक वाले रुधिर का रुधिर आधान होता है। जैसे RH नेगेटिव है तो उसमें RH पॉजिटिव व्यक्ति का रक्त आ जाता है, तो उसमें उसके शरीर में पहली बार RH एंटीबॉडी बनते हैं। जैसे RH नेगेटिव स्त्री का विवाह, RH नेगेटिव स्त्री का विवाह RH पॉजिटिव पुरुष से होने पर यदि माता के गर्भ में RH पॉजिटिव वाला भ्रूण परिवर्धित होता है, स्त्री RH नेगेटिव, पुरुष है RH पॉजिटिव, और गर्भ में भ्रूण कैसा बनता है? RH पॉजिटिव वाला बनता है। तो इस कंडीशन में माता व भ्रूण के रुधिर के परस्पर मिलने से माता के गर्भाशय में RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। ये एंटीबॉडी पहले प्रसव पर तो कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते, अर्थात पहला शिशु सामान्य उत्पन्न होता है, परंतु यदि दूसरा शिशु या दूसरा भ्रूण भी RH पॉजिटिव है तो माता के गर्भ में पहले से बने हुए एंटीबॉडी जो पहले प्रसव के दौरान बन गए थे, तो माता के गर्भाशय में पहले से बने हुए एंटीबॉडी भ्रूण के एंटीजन से क्रिया करके रुधिर समूहन करने लगते हैं। इसे हीमोलाइसिस या रुधिर लयनता कहते हैं। रुधिर लयन के कारण भ्रूण की RBC तेजी से नष्ट होने लगते। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं।
तो इससे दूसरे शिशु की मृत्यु हो सकती है। समाधान क्या है इसका? इस समस्या का सबसे आसान समाधान यह है कि RH नेगेटिव स्त्री से RH पॉजिटिव शिशु उत्पन्न होते ही माता को 24 घंटों के भीतर anti-IgG एंटीबॉडी या anti-RHD का टीका लगाया जाता है। इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। इसके प्रभाव से माता के गर्भाशय में बने एंटीबॉडी निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं तथा भविष्य में RH पॉजिटिव गर्भाशय होने पर भ्रूण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यदि भविष्य में RH पॉजिटिव गर्भधारण होता है तो भ्रूण पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। सेकंड, इस रोग से ग्रसित उत्पन्न शिशु के रुधिर में RH एंटीबॉडी पाए जाने पर शिशु के शरीर का संपूर्ण रुधिर स्वस्थ व्यक्ति के रुधिर से बदल दिया जाए तो भी शिशु की रक्षा हो सकती है।